रिकॉर्ड। ठीक है चलो, अब करते हैं दिस सेक्शन। लेट्स स्टार्ट दिस अदर डिडक्शन सेक्शन 36। फर्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड नहीं, प्रीमियम पेड, ओके। If the insurance policy has been taken out against risk, damage, or destruction of the stock or stores of the business or profession, the premium paid is deductible. But the premium in respect of any insurance undertaken for any other purpose is not allowable under this clause, under the clause. अब देखो, अब ये क्या बात कर रहा है, अगर तुम मान लो कोई और सेक्शन के अंदर मतलब डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रहे, तो अब ये बाकी बताता है तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें डिडक्शन क्लेम करने दूंगा। लेकिन ये भी ये बताता है कि ये चीजें होंगी तभी क्लेम कर पाओगे अदर डिडक्शन के केस में भी। अदर डिडक्शन, जनरल डिडक्शन जैसे। तो देखिए क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुकना। ये अदर डिडक्शन है, जनरल डिडक्शन। अभी तो ये भी कहेगा, मैं ये पॉइंट्स डिडक्शन देता हूँ, तुम्हें अलग से बताता हूँ। स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर बताएगा, डिडक्ट अदर जनरल वाला आगे आएगा। चलो ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाला। हम्म, अब सबसे पहले क्या, तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी तुमने किसके अगेंस्ट में, रिस्क, किस चीज के लिए, रिस्क डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ। अब देखो ऐसे लिखना, नोट्स बना रहे हो, स्टॉक और स्टोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, प्रीमियम पेड इज डिडक्टेबल। अब इस केस में क्या बात करें, स्टॉक और स्टोर के केस में तुम डिडक्शन अलाउड हो जाएगी तुम्हें इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है। अब देखो नीचे एक और प्रीमियम का आ गया, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय फेडरल में, ये वाला आ जाएगा टू इंश्योरेंस लाइफ ऑफ इज बीइंग अ प्राइमरी सोसाइटी डिडक्टिबल, मतलब अपनी इसके लिए करे होगा, लाइफ ऑफ कैटल वगैरह, प्राइमरी मिल्क, मतलब अपने जो कैटल्स होंगे उसके लिए पे कर रहा होगा वो। और किसके लिए, मतलब जो फेडरल में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो वो भी अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये रहा तीन प्रीमियम पेड के आ गया। देखो अब ऐसे हेडिंग बनाना, एक ऊपर नोट्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक और शेयर्स। सेकंड पॉइंट, कैटल्स फॉर फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो क्या, दिस क्लोज हेल्प्स टू अलाउ डिडक्शन टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड। क्या है, देखो पेड की बात कर रहा है, सारे पॉइंट ऊपर पेड की हैं। मोड बाय अदर देन कैश, मतलब कैश में, कैश वाला अलाउड नहीं होगा, अदर देन कैश, और टू कीप अ फोर्स इन ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज। और स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी जो अप्रूव्ड होगी, और बाय एडा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट हो गया जैसे वो, एडा होता है उनके एसोसिएशन वगैरह के जैसे एक्ट होता है, तो उसके अंदर जो भी अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो अदर देन कैश होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखना। ऊपर वाले पॉइंट मेरे ख्याल से इतने रेलेवेंट, मतलब थोड़े से मतलब नहीं आते, लेकिन ये वाला आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ सकता है, लेकिन याद ध्यान रखना कि अदर देन कैश वाले अलाउड होंगे। बस ये ध्यान रखना, वो भी एम्प्लॉय उसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तीन पॉइंट। नेक्स्ट, बोनस और कमीशन। अब क्या लिख रखा है, दिस आर डिडक्टेबल इन फुल, फुली अलाउड हो जाएंगे। सम पे टू एम्प्लॉयज एज अ बोनस शैल नॉट बी पेबल टू देम एज प्रॉफिट्स और डिविडेंड इफ इट हैड बीन पेड एज a बोनस और कमीशन। एक सेकेंड। मतलब हमें, मतलब ये जो एम्प्लॉयज को हम ना ऐसे वे में ना दे रहे हो कि हम जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जैसे हमें प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट सरप्लस अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए ऐसा, इंसेंटिव वगैरह दिखना नहीं चाहिए कि हम जैसे उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एज अ डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करें बोनस को। मतलब जैसे अमाउंट, मतलब वो थोड़ा मतलब दिख जाता है, वो प्रैक्टिकल सिनेरियोस के कैसे वो डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो थोड़ा डिफरेंट एक्सपोजर होता है। अब देखो इस चीज का मेरे को भी नहीं होता कि अब इसको कैसे डील करें प्रैक्टिकली, तो वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी डीटी के फील्ड में जाएगा तो उसको ज्यादा बेटर एक्सपेंड, मतलब वो होगा उसको अपना एक्सपीरियंस। आगे, इट इज अ प्रोविजन एक्सटेंडेड बट टू सेफ गार्ड against a private company or an association escaping tax by adjusting a part of its profit by way of bonus among employees of their own concern instead of distributing the money as dividend or profit। एक सेकंड, कोई नहीं, एक बार ये सेशन रखते हैं, एक बार फिर देखेंगे।
मतलब जैसे वो डिविडेंड भी इन्होंने, जैसे डिविडेंड और प्रॉफिट भी इसलिए डिसअलाउ किए, मतलब जैसे जो प्राइवेट जैसे कंपनी होती है तो वो अपना ट्रांसफर करने लग जाती है अपना डिविडेंड के रूप में। मतलब पहले जैसे शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स डिडक्ट, मतलब पूरी टैक्स एग्जाम था, तो उन्होंने मतलब ऐसे ट्रांसफर करने लग गए थे वो अमाउंट्स को। मतलब कंपनी को जो भी है वो पे करेंगे, मतलब वो भी थोड़ा कम रेट में हो जाता था, जैसे 22%, मतलब तो पहले और रेट होते थे 25% अगर नॉर्मली हम पे करें तो वो यहाँ से बचने के लिए अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर रही थी वो, कि जैसे बोनस दे दिया तो बोनस की डिडक्शन भी क्लेम कर लेंगे वो अपने उसमें। लेकिन वो अगर वो तभी इन्होंने लिख दिया कि अगर प्रॉफिट से डिविडेंड के अगर उसमें हम दे रहे हैं, पेबल कर रहे हैं, तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा डिडक्शन। ये ध्यान रखना, वो इसलिए ये चीज़ की है। बाकी ये थोड़ा ना थोड़ा सब्जेक्टिव होना जैसे हो सकता है कि वो क्वेश्चन में तुम्हें साफ दे देगा कि अगर तुम ऐसे अपने नोट्स में अगर जैसे ये वाला पॉइंट आए तो अपना दे देना कि दिस इज नॉट डीम्ड टू बी एज प्रॉफिट्स और डिविडेंड, मतलब डिविडेंड और ये नहीं है, अदर देन डिविडेंड हम पेमेंट करें तो ये अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 36, ऐसे लिख देना बस। ये हो गया। अब आगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ for computing, ठीक है, पीजीपी कैपिटल में भी borrowed for several purposes for acquisition of capital asset or to pay a trade debt, ठीक है। The scope of expression of the purpose of business is very wide. Capital may be borrowed in course of existing business as well as acquiring asset for acquisition, कि हम जैसे अब बोरिंग करें तो वो न्यू बिजनेस के लिए भी हो सकती है या फिर जो एग्जिस्टेंस चल रहा है उसके लिए एक्सपेंशन के लिए भी हो सकती है, ठीक है। As per provided deduction in respect of any amount of interest paid not accrued, ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, पेड in respect of capital borrowed or acquisition of new asset whether capitalized in books of accounts or not, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि books of account में capitalize हो चाहे ना हो। For any period beginning from the date on which capital was borrowed for acquisition of asset till the date on which assets was first put to use shall not be allowed, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फॉर एनी पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल वाज बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट टिल द डेट ऑन विच कैपिटल वाज शैल नॉट बी अलाउड। अब ये चीज क्या बता रहा है, तुम मेरे को पहले बताओ, फिर मैं इसका तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसका। बताओ सारे, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग कोडिंग बताओ मेरे को, तुमने ये शायद चीज पढ़ भी रखी है पहले अपने कहीं और, थोड़ा एक्सप्लेन करो मेरे को, फिर मैं तो कर ही दूंगा इस चीज का एक्सप्लेन, पहले तुम करो अपना। ऐसे इंटरप्रेट करना सीखोगे जो मॉड्यूल की लाइनें होती हैं, जैसे बेयर वर्ड, जैसे बेयर टेक्स्ट ही है, देखो ये मॉड्यूल के जैसे जो हमने पढ़ रखे हैं, जैसे बेयर टेक्स्ट मैंने दिखाई थी तुम्हें, वहीं से ऐसे लाइन सेम टू सेम उठा रखी है। अब इसको तुम इंटरप्रेट करना सीखो अपने वेज में। आगे तो मैं बैठे ही हूँ, अगर से गलत करोगे थोड़ा बहुत मैं तो गाइड कर ही दूंगा इसमें, में पहले अपना खुद करो उसको। मतलब थोड़ा ऐसा है कि अगर कोई कैपिटल लिया था हमने, कोई न्यू एसेट को मतलब बोरो करने के लिए कैपिटल एक्वायर किया था और उस पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो जब तक वो मतलब कैपिटल एक्वायर से लेके पुट टू यूज का जो गैप है उसमें जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसका डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों? उसका डिडक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो कॉस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि कॉस्ट नहीं बनेगी ना, कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि कैपिटलाइज तो सिर्फ कैपिटल अमाउंट होगा, इंटरेस्ट पेड तो ओवर है, ऊपर का है उसके। क्या? मतलब जो हमारे लिए जो कॉस्ट बनेगी वही कैपिटलाइज होगी। अब इंटरेस्ट पेड उसमें अलाउ नहीं कर रखा, इसका रीजन तो यही होगा कि इंटरेस्ट उसका चार्ज है, मतलब उसके लिए कॉस्ट बनेगा कि उसने कैपिटल लिया हो, ये उसकी गलती है। उसकी गलती होगी, मतलब तुम अपने अब ये ये नहीं समझ सोचो रहे कि तुम, इंटरेस्ट। रुको रुको, अब तुम ये सोचो कि तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। तुमने कोई कैपिटल एसेट ली, तुमने उसको मतलब हम्म। डेट पे ले ली तुमने, मतलब पहले डेट ले लिया फिर तुमने एसेट एक्वायर कर ली कोई, ठीक है। अब तुम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो उसका, एक तुमने मान लो पुट टू यूज से पहले इंटरेस्ट पे किया, एक तुमने पुट टू यूज के बाद में इंटरेस्ट पे किया। अब तुम क्या कहना चाहते हो कि जो मैंने पुट टू यूज से पहले इंटरेस्ट पे किया, मैंने गलती कर दी डेट पे लेके, मतलब मैं उसको कुछ ना करूँ उसका, मैंने जो अमाउंट इंटरेस्ट पे किया है मतलब उसको डिसअलाउ ही कर दो तुम, ये कहना नहीं नहीं, चाहते हो? मतलब इसका रीजन सही से समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट पेड डिसअलाउ किया है, पर लिखा तो मतलब इंटरप्रिटेशन तो यही आ रही है कि वो अलाउ नहीं करेंगे।
रीजन क्या है वो समझ नहीं रहा। रीजन गलत है, बाकी इंटरप्रिटेशन वैसे थोड़ी सही है, रीजन गलत है। बाकी और कोई बताओ रीजन। भैया जब तक मतलब जो पुट टू यूज के पहले सारे खर्चे होते हैं उसको हम पोस्ट में ऐड कर देते हैं। हैं मतलब जब तक हमने उसको पुट टू यूज नहीं करा, जो उससे पहले हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो उसको हम उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। वेरी गुड, ये वैल्यू करेक्ट रीजन कि जो भी पुट टू यूज से पहले होगा वो एसेट की वैल्यू में पहले ही ऐड होके आएगा, तो तुम उसके केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा उस अमाउंट पे, मतलब क्योंकि वो एसेट के अमाउंट पे ऐड हो जाएगा तो उसमें हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। और जो पुट टू यूज के बाद में होगा उसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू वही अमाउंट डायरेक्ट रूट कर देंगे उसको हम। ठीक। जो तुमने AS 13 में पढ़ा था, मतलब AS उसमें 16 में बोरोइंग कॉस्ट, मतलब थोड़ा ऐसे प्रॉपर तो नहीं है लेकिन क्योंकि वो समझ तो गई समझ अकाउंट्स गई। के वे में, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कैपिटलाइजेशन चला जाएगा उसमें, इसलिए वो चीज है। आगे भी इसमें तो वही ये इंटरेस्ट एक्सप्लेनेशन, के अलावा सारी चीजों में एप्लीकेबल होता होगा। मतलब हाँ मतलब और इंटरेस्ट कौन के सा अलावा चैप्टर जो भी चाहिए अगर कोई और टाइप का अगर कोई ऐसा कॉस्ट बियर करना पड़े और उसका डिडक्शन, ऐसा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिडक्शन मिलता हो नॉर्मली और वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा जैसे इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ, अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक कहीं लिख रखा है, अगर वो कोस्ट का पार्ट बन गया तो उसके तुम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट नहीं कर सकते उसको कभी भी, अगर वो एसेट के कोस्ट का पार्ट बन चुका है तो। और एसेट का कोस्ट ठीक का ठीक पार्ट तब ठीक, बनता है समझ जो गया समझ फर्स्ट गया। पुट टू यूज तक हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है क्या, हम यार डिस्काउंट ऑन ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड्स। Section 36 provide deduction in respect to discount on ZCB on pro rata basis having regarding to period of life on the bond to be calculated in the manner prescribed। ठीक है, देखते हैं क्या है। डिस्काउंट डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दिस पब्लिक सेक्टर दिस ऑन अमाउंट। एक तो देखो किसका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, जो भी तुम्हें अमाउंट रिसीव होगी ZCB में, मतलब डिस्काउंट जब तुम अमाउंट दोगे, जो तुम्हें मतलब अमाउंट रिसीव होगी। अब ये किसकी बात करूँ, चलो एक बार बाद में पूछता हूँ एक बात तुम्हें। एंड द अमाउंट पेबल बाय सच कंपनी और फंड फ्रॉम मैच्योरिटी रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और पीरियड क्या होगा, द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन। मेरे को कोई पहले बताएगा ZCB होते क्या है? चलो पहले कोई ये बार ये बताओ ZCB क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड क्या शायद होते हैं? इन पे इंटरेस्ट नहीं होता। ये फ्री, मतलब फ्री लेस देन फेस वैल्यू पे इशू होते हैं हाँ और और जो बाद में प्राइस रिडेम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। मतलब कोई ऊपर से कॉस्ट नहीं मिलता है, पहले से ही डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो जो डिस्काउंट है वही इनका मतलब बेनिफिट होता है। क्या डिस्काउंट किसका बेनिफिट होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इशू लेस देन फेस वैल्यू पे होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, और बाद में रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पे। तो मतलब जो गैप होता है, मतलब जो डिस्काउंट है वही बेनिफिट होता है, जो भी मतलब जो भी इसको लेता है। हाँ, अब देखो तुम अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो तुम्हें क्या डिस्काउंट लेना है, मतलब जो अमाउंट के तुम्हें क्या अमाउंट लेनी है, राइट ऑफ, मतलब जो भी तुम डिडक्शन क्लेम करोगे। एक तो जो तुम्हें सामने शेयर होल्डर या जो भी तुम्हारा पर्सन जिससे तुम मतलब तुमने वो अपने जेड से भी इशू किया, जिस पर शेयर होल्डर तो नहीं, मतलब जिस मेंबर या जिस पर्सन को भी तुमने इशू किया है, उससे जो भी तुम्हें अमाउंट मिलेगी। जैसे तुम कह रहे थे 94 रुपीज पर शेयर, मतलब जो भी था वो बॉन्ड पर तुम्हें अमाउंट मिलेगी, ठीक है। और 94 मतलब रिसीवेबल होगी, और अमाउंट तुम्हें पे कितनी करनी है, 100। तो अब 6 रुपीज का डिफरेंस है ना, तो वो तुम्हारा डिस्काउंट है, 6 रुपीज पर जो भी ZCBs होंगे तुम्हें वो अमाउंट लेनी है, क्योंकि वो डिस्काउंट वो होगा तुम्हारा। अब इसको तुमने अपनी कैसे डिडक्शन क्लेम करनी है, जो भी तुम्हारे ZCBs टोटल होंगे इंटू 6 ले लेना, मतलब 6 तो मैंने एग्जाम्पल में कह रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय पीरियड। अब पीरियड कब तक है, मतलब जब से तुमने उसको इशू किया है, एंड जब भी तुम उसको एंड करोगे उतना जितना भी पीरियड होगा वो हम कंसीडर करेंगे उसमें। और डिवाइड बाय मतलब जो भी तुम्हारी ऊपर अमाउंट आई होगी 6 रुपीज, जैसे मेरा एग्जांपल था 6 रुपीज इंटू नंबर ऑफ ZCBs डिवाइड बाय उसका मतलब पीरियड कितना है वो कर दोगे, उतने केस में तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे। ठीक है, चलो इसमें किसी को डाउट है? हेलो।
ऑडिबल हो भैया? ओके ओके, डाउट है कि मतलब समझ आ गया वाला पॉइंट ZCB वाला? ठीक है चलो, अब आगे नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू PF और अदर प्रोविडेंट और अदर फंड्स। Contribution to the employees, employees recognize provident fund approved superannuation or full they are fully subject to following condition, मतलब fully allowed हो जाएंगे, लेकिन following conditions है उसके लिए। क्या? gratuity fund should be adjusted upon a trust, amount contributed should be periodic payment and not an ad hoc payment to start the fund। मतलब ये नहीं है कि एक बार जैसे तुमने, मतलब पीरियोडिक पेमेंट होनी चाहिए, मतलब जब भी तुम एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके PF में, तो मतलब रेगुलर बेसिस पे मतलब वो अमाउंट जानी चाहिए। ये नहीं है बस वो फंड स्टार्ट करने के एक बार तुमने अमाउंट पे कर दी, वो नहीं है। मतलब जैसे तुम इसमें ये कहना चाहता है कि मतलब एक बार तुमने अमाउंट पे कर दी तो तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे, अगर अगर ये प्रोविजन ना होता तो मतलब एक बार पे कर दी तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। तो तभी के उसमें लिखा पीरियोडिक पेमेंट होनी चाहिए, मतलब अकाउंट वो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है पीरियोडिक पेमेंट से। और क्या? ग्रेचुइटी फंड शुड बी एक्सक्लूसिवली बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉइज, मतलब जो भी से मतलब ग्रेचुइटी मतलब लास्ट में तुम्हें जो भी अमाउंट मिलेगी से PF से आके, मतलब जो भी, तो तुम्हारे वो एम्प्लॉयज के लिए होने चाहिए उसका बेनिफिट, मतलब सारा। ये नहीं है उसको कंपनी को कोई बेनिफिट, मतलब इंटरेस्ट वगैरह मतलब जो भी कंपनी को मिल रहा है वो सारा मतलब उसको बेनिफिट उसको एम्प्लॉयज को होना चाहिए, ये कंडीशंस होगी। और आगे एम्प्लॉयर, अब इसमें क्या बात करें किसकी? employers contribution की on account of employee under a pension scheme refer to in 80CCD। हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। Section 36 to provide that employers contribution to the account of an employee under a pension scheme refer to at 80CCD would be allowed a deduction while computing business income. However, a deduction would be restricted to 10% of the salary of employee in the previous year. Salary include DA plus if terms of employment वाला, but excludes all other allowances and perquisites। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, जैसे हम 80CCD में बात करते हैं कि उसे एम्प्लॉय जैसे कंट्रीब्यूशन करना होता है, उसकी डिडक्शन किसको मिल जाती है? SSC को, जो भी उसने मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन होगी, एक तो वो क्लेम कर लेगा 80CCD वाली। लेकिन अब जो एम्प्लॉयज मतलब जो उसने अमाउंट किया वो भी तो अपने बिजनेस में क्लेम करेगा, तो वो अब कब करेगा? मतलब अपने बिजनेस में हाउ डिडक्शन 80CCD में। अब जब वो PGPP की इनकम कंप्यूटेशन कर रहा होगा तो तब वो क्लेम कर लेगा, और वो भी कितनी करेगा? 10% ऑफ सैलरी, मतलब मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक कर सकता है वो। अब सैलरी के आगे DA पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसमें से सारे अलाउंस और परक्विजिट्स हटाने हैं। जो भी तुम्हारे अलाउंस और परक्विजिट्स होंगे वो सारे हट जाएंगे उस केस में, मतलब कोई भी कुछ नहीं रहेगा, बस सैलरी और DA रहेंगे, वो भी पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, क्वेश्चंस कर लेना एक बार, क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये अमाउंट आएगा वेलफेयर, ठीक है, अलाउंस फॉर एनिमल्स। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। 12:36 कितना पॉइंट्स हो रहे हैं अभी इसमें? 12, 13, 14, 14 पॉइंट्स है। STT एक्सपेंडिचर, बैड डेट्स वाले में थोड़ा टाइम जाएगा, उसको तो कल ही लेना पड़ेगा। बैड डेट्स वाले को तो, बैड डेट्स को तो मैं कर लूँगा, बाकी बता देता हूँ, बाकी कवर अप हो जाएंगे थोड़ा जल्दी। Amounts received by SSC as contribution from employees towards their welfare fund, if such amount is credited on or before due date. This section provides that deduction in respect of any sum received by taxpayer as contribution from his employees, मतलब एम्प्लॉय से जो भी से कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा towards any welfare fund of such employees will be allowed only if such amount is credited by the taxpayer to the employee's account। मतलब जैसे एम्प्लॉयज के मतलब जो भी उसे अमाउंट जानी थी, तो जब तक वो डिपॉजिट नहीं करवाएगा एम्प्लॉय के अकाउंट में, मतलब जो भी उसका होगा, तब तक उसे अमाउंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब जब तक एम्प्लॉयज के उसमें मतलब जो भी उसे अमाउंट मिली होगी तो उसकी डिडक्शन कब क्लेम कर पाएगा वो? जब तक उसने अमाउंट वो क्रेडिट करेगा उस केस में अपने उसमें, मतलब जो भी उसके जो रिस्पेक्टिव उसके जो अकाउंट्स होंगे उसके केस में, जब तक वो डिपॉजिट नहीं करवाएगा तब तक उसे नहीं मिलेगी उस चीज की डिडक्शन, जब तक वेलफेयर फंड में नहीं करवाएगा कंट्रीब्यूशन उसका।
इसको ना बाकी थोड़ा इसको मैं थोड़ा इसके रिसर्च करके आऊँगा इस पॉइंट पे, एक बार मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, मेरे को खुद ही रीडिंग के पॉइंट में थोड़ा क्या कहना चाह रहा है इसको, मैं एक बार इसको बैड डेट्स के साथ में वापस इसको टचअप करवाऊंगा इसको कल। अलाउंस फॉर एनिमल्स, दिस क्लॉज ग्रांट्स एन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स व्हिच हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस। मतलब जैसे कई होते हैं कि एनिमल्स वो डाइड मर ही गए, उनकी मतलब जैसे अब जो भी है वो मतलब डेड बॉडी स्किन बिकेगी, डेड स्किन या फिर जो भी उसके पार्ट्स होंगे वो बिक जाएंगे, या तो वो परमानेंटली यूजलेस हो गए, मतलब वो किसी काम का ही नहीं, मतलब कुछ वो यूज मतलब कुछ नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी एंड द प्राइस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एनिमल्स, मतलब एक्चुअल कॉस्ट माइनस प्राइस रियलाइज करेंगे वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट की। अलाउंस एंड टू द एंटायर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल, मतलब जो भी तुमने एक्सपेंडिचर किया होगा परचेज प्राइस माइनस की, वो भी जिस ईयर में वो मरा होगा जब वो यूजलेस हुआ होगा उस ईयर में तो पूरी डिडक्शन क्लेम कर लेना, एक्चुअल कॉस्ट माइनस सम रियलाइज्ड वाली की। ठीक है, बैड डेट्स मैं थोड़ा कल करवाऊंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बैड डेट्स वाला पॉइंट वाला। एक्सपेंडिचर ये वाला भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये करके जाना बिल्कुल बाय कंपनी। अब देख लो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग बाय कौन करेगा, कंपनी। ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट ही यहीं पे फंसाते हैं सबसे पहले तो, कंपनी का है। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बोनाफाइड इनकर्ड बाय कंपनी, एक्सपेंडिचर कौन इनकम कर रही है, कंपनी। रेवेन्यू नेचर फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉयज विल बी अलाउड रिडक्शन इन कंप्यूटिंग द, मतलब जो फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंडिचर जैसे कोई भी मतलब कर रही है कि फैमिली प्लान मतलब एम्प्लॉयज के लिए मतलब ट्रेन करने के लिए, तो वो किसको अलाउड होगा, कंपनी को, बाकी कोई अदर इंडिविजुअल में कोई अदर रेजिडेंट कोई पर्सन को अलाउड नहीं होगा, खाली कंपनीज को। वो भी कब, मतलब क्या होगा, when the expenditure is of capital nature, अगर वो कैपिटल नेचर का है तो क्या 1/5 of such nature will be deducted in the previous year in which it was incurred and remaining fourth, वही जैसे वही आ गया 1/5 करंट ईयर में, रिमेनिंग नेक्स्ट 4 years में, only allowed to capital companies not to other। ठीक है, would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part for allowance in respect of unabsorbed depreciation। अब मतलब जैसे अब ये एक बात कर रहा है, देखो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर ही एक और ऐसा आ गया कि ये भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह तुम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट मतलब अनफॉरवर्ड मतलब लाइफ टाइम मतलब आगे तक तब तक तुम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ मतलब सेम प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे इसके लिए उसके। और आगे क्या, कैपिटल नेचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली एक्सपेंडिचर created in same way of capital expenditure for scientific research for dealing in profit and loss, sale of transfer including a transfer। वही अब बात करें कि मतलब कंपनी अगर मान लो आगे से कोई अमलगमेशन होगी तो सामने रिजल्टिंग कंपनी को जो भी होगी उसको मिल जाएगा सामने, मतलब ये कि अमलगमेशन हो रही है तो जो भी अमलगमेशन होगी जो भी एक कंपनी एंटिटी बनेगी उसको मिल जाएगा, या फिर अगर कोई बाइफर्केशन डीमर्जर है तो जो सामने नई एंटिटी मतलब बाइफर्केट होगी मतलब वो उनको मिल जाएगा उसको सामने, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। भैया ये लास्ट वाला एक्सप्लेन करना, जो 3 लाइंस है ना, एक बार रिपीट कर दो। ये वाली, the capital हाँ expenditure on promoting family planning will be treated as in the same way as capital expenditure for scientific research for purpose of dealing with profit and loss on the sale of transfer of asset including a transfer or on amalgamation। कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एक सेकंड रुको, ये वाला साइंटिफिक रिसर्च के लिए ट्रांसफर वाला, एक सेकंड, एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो जैसे अगर तुम मान लो जो भी एसेट मान लो जो भी तुम अमलगमेशन होता है तुम्हारी कंपनी का, तो सामने कोई रिजल्टिंग कंपनी बनेगी, सामने कोई नई एंटिटी, तो उसमें हाँ, सेम प्रोविजन वैसे लग जाएंगी। मान लो कोई जो डिडक्शन क्लेम करने वाला होगा, जैसे 150 मिल रही होगी बची हुई उसको, जिसने तो पहले क्लेम की होगी उसकी जो रिमेनिंग बची हुई होगी। हाँ जो रिमेनिंग बची हुई एग्जम्पशन हो मतलब जो भी डिडक्शन क्लेम करने वाली होगी तो सामने फिर रिजल्टिंग एंटिटी को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बिहाफ पे उसको एक तरह से मिल जाएगी। हाँ ठीक ठीक।
अब आगे डिडक्शन ऑफ एसटीटी की मतलब देखो सीधी सी बात है, एसटीटी की जो भी पे करोगे वो उसकी सीधे सीधी डिडक्शन मिल जाएगी तुम्हें। बाकी द अमाउंट ऑफ एसटीटी पेड बाय एसएससी ड्यूरिंग द रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटीज, कौन से टैक्सेबल entered into in course of business shall be allowed reduction 36 subject to conditions included, वही आएगा मतलब फुली डिडक्शन मिल जाएगी एसटीटी की, इसमें कुछ वो नहीं है। डिडक्शन फॉर सीटीटी ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, नीचे कमोडिटी। अब वो नीचे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे होना चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी डेरिवेटिव बता रखा है। बाकी मतलब ये तुम्हारे इतना नहीं है, मतलब सीधी सी अगर आता है तो तुम्हें सीधी डिडक्शन ले लेना सीटीटी और उसकी एसटीटी की, एसटीटी की, टीटी की फुल्ली तुम्हें मतलब अलाउड हो जाएगी इस केस में। तो इस केस में एक बताऊं मेन अब किस किस चीज की डिडक्ट एक होगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड वाले की इंपॉर्टेंट है, एक तुम करके जाना उसकी बैड डेट्स में मैं कल करवाऊंगा वो करना, और एक फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करके जाना अच्छे तरीके से। ये 3 एक्सपेंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क के चलना अपने पास भी।